वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं स्किम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 के बारे में, जो कि बीए सेकंड ईयर से संबंध रखता होगा। बीए सेकंड ईयर 2022-23 या 21 में जो परीक्षाएं होने वाली है, 21, 22, 23 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हालांकि ये 22 वालों की ही परीक्षाएं होनी है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आने वाली परीक्षाएं जो आगे आएंगी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत पहला चैप्टर आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जिसमें के अंतर्गत 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर और प्रश्न के साथ उत्तर भी देखेंगे। उसका शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांसिस बेकन के बारे में हम देखेंगे, जो कि एक प्रकार से बात की जाए अंग्रेजी साहित्य के लेखक रहे हैं, अच्छे खासे मतलब कि बड़े अच्छे बात की जाए लेखक रहे हैं। और इन बात की जाए, इनकी 2 रचनाएं आपके जो है पाठ्यक्रम में संकलित है। एक तो पहली रचना है ऑफ स्टडीज। कौन सी रचना है भाई? ऑफ स्टडीज है। दूसरी कौन सी है? ऑफ रिवेंज। इनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनका जो जन्म हुआ था बात की जाए तो 1561 ईस्वी में 22 जनवरी का समय था। 22 जनवरी 1561 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम निकोलस जो है बेकन था। अब इनके जो है एक प्रकार से बायोग्राफी मतलब कि जीवन परिचय के बारे में एक आध दिन अलग चर्चा कर लेंगे हम बोर्ड पर, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनके थोड़े 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी को आपको देना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों का मतलब कि कमेंट आ रहे थे कि सर जी कोई ना कोई कुछ वीडियो दीजिए जो है इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, इंग्लिश लिटरेचर क्लास लो। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, कुछ जो भी जो है इंपॉर्टेंट है उनको देने का प्रयास किया जाए। जो भी मतलब फ्रांसिस बेकन से अगर इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी जो भी मैं बता रहा हूँ आपके सामने, तो कुछ ना कुछ मात्रा में आप पेपर में आप करके जरूर आएंगे, ठीक। तो फ्रांसिस बेकन की मृत्यु कब हुई थी? 1626 ईस्वी में। सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो गया था, इसके कारण से 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके शव को बात की जाए तो जो है दफनाया गया था कहाँ पर? तो अल्बाना में माइकल की चर्च है, उसी चर्च में दफना दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है तमाम सारी बातें थी। इन एक पोप व्यक्ति था, पोप ने क्या कहा था इनके बारे में? तो पोप ने कहा था कि सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली, लेकिन मानव जाति का यह मतलबी है। तो मानव जाति का मतलबी कहा जाता था किसको? तो फ्रांसिस बेकन को, के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते थे इनको। और ऑफ स्टडी जो आपके सिलेबस में संकलित है, इनकी जो रचना है उसकी बात की जाए तो वह कहीं ना कहीं पे स्टडी कैसी करनी चाहिए, कितने घंटे का मतलब कितनी देर पढ़नी चाहिए, कितना देर नहीं पढ़ना चाहिए, ये बातें भी इन्होंने उसमें बताई हैं विस्तार से, मतलब कि पूरा का पूरा अध्ययन के ऊपर ही इन्होंने ये लिखा है, ठीक। ये रचना फ्रांसिस बेकन ने, ठीक। अब आगे हम चलते हैं और फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ प्रश्न जो हमने रखा है इसको देख लेते हैं। अब किसी दिन फ्रांसिस बेकन के बारे में और विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। अभी आप मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्नों को देखें, ओके। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, ओके। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई, देखें सभी लोग फटाफट से। पहला प्रश्न है कि व्हेन फ्रांसिस बेकन वाज बर्न, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था? तो फ्रांसिस बेकन वाज बर्न ऑन जनवरी 22 1561, मतलब कि 22 जनवरी 1561 ईस्वी में फ्रांसिस बेकन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्हेन बेकन बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि बात तो प्रश्न कह रहा है आपसे कि जो है बेकन महोदय जो थे इनको पार्लियामेंट का सदस्य कब बनाया गया, मतलब कि संसद का सदस्य कब बनाया गया? जो लंदन का, एक प्रकार से बात की जाए इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड के ही निवासी थे ये, इनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक। तो मतलब इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट है उसके जो है मेंबर कब बनाए गए? तो बात की जाए तो 1584 मतलब कि 1584 में पार्लियामेंट के मेंबर बना दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्हेन बेकन्स वाज डेड, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? आपसे पूछ रहा है इनकी मृत्यु कब हुई थी। व्हेंस बेकन्स मतलब बेकन वाज डेड, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, बेकन वाज डेड इन 1626। ही कफ कोल्ड एंड फेन्यूमोनिया, मतलब कि इनको सर्दी खांसी और निमोनिया बीमारी के कारण से इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हो गई थी। इसकी फ्रांसिस बेकन की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेयर हिज बॉडी वाज जो है बर्ड, मतलब इनकी जो है इनके शव को या फिर इनकी लाश को कहाँ पर दफनाया गया था, प्रश्न आपसे कह रहा है। तो आंसर में आप बता सकते हैं, ही बॉडी वाज बर्ड एट जो है मिचल्स चर्च एट अल्बाना। तो अल्बाना के माइकल, यहाँ पर देखेंगे माइकल, इसको मिचेल लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेकिन माइकल उच्चारण कर सकते हैं आप हिंदी में। तो माइकल के चर्च में जो है अल्बाना जगह पर माइकल का चर्च है, उसी चर्च में इनको दफनाया गया था, इनके शरीर को।
नेक्स्ट आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न कि इन व्हिच सेंचुरी फ्रांसिस बेकन वाज बिलोंग, मतलब कि यह किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, किस शताब्दी से बिलोंग करते थे, मतलब किस शताब्दी से संबंध रखते थे कौन, फ्रांसिस बेकन। तो भाई फ्रांसिस बेकन वाज बिलोंग 16 सेंचुरी, मतलब कि ये 16वीं शताब्दी से संबंध रखते थे। ठीक, 16वीं शताब्दी मतलब क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये 16वीं शताब्दी मतलब 1500 की से बात की जाए, 1501 से लेकर के 1600 ईस्वी तक के समय काल को हम क्या कहते हैं, 15वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक, सॉरी 16वीं शताब्दी कहते हैं इसको, 16वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पर ही जो है मतलब 1500 से लेकर के 1600 के मतलब कि ये इसी शताब्दी से संबंध रखते हैं कौन, फ्रांसिस बेकन। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है, 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे। हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, मतलब अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी निबंध के एक प्रकार से फादर कौन है, मतलब जनक कौन है। तो अंग्रेजी निबंध के फादर कौन है या जनक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें कौन होगा। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है फ्रांसिस बेकन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। तो ये अंग्रेजी निबंध, मतलब अंग्रेजी निबंध के कौन है, जनक हैं कौन, फ्रांसिस बेकन अंग्रेजी निबंध के जनक हैं। ठीक, अपने यहाँ पर कौन है भाई, तो हिंदी में तो बालकृष्ण भट्ट या फिर जो है प्रताप नारायण मिश्रा, इनमें से अभी भारतेंदु जी को कहा जाता है, शायद भारतेंदु जी को ही कहा जाता है कि मतलब मतभेद, कोई भारतेंदु को बोलता है, कोई बालकृष्ण भट्ट को बोलता है। ठीक, तो जो भी होंगे तब जब हम हिंदी समझेंगे तो उसमें विस्तार से आपको बता देंगे। आगे बढ़ते, किसने क्या कहा, किसने किसको माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य के निबंध के जनक कौन है भाई, फ्रांसिस बेकन महोदय हैं। चले, तो 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट काइंड ऑफ यसीस्ट बिकन्स इज, मतलब जो यसीस्ट मतलब होता है निबंधकार, तो व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार की, किस प्रकार के निबंधकार हैं बेकन्स, किस प्रकार के निबंधकार हैं बेकन्स, आपसे प्रश्न पूछा रहा है कि जो ये है मतलब कि बेकन महोदय हैं या कैसे निबंधकार हैं। तो आंसर आपको लिखना है कि ही इज़ एन इम्पर्सनल एसेस्ट। इम्पर्सनल मतलब होता है कि अवैयक्तिक, मतलब कि पर्सनल नहीं है ये, मतलब कि एक प्रकार से इम्पर्सनल है, मतलब कि अवैयक्तिक निबंधकार हैं ये। ठीक है, अवैयक्तिक निबंधकार है, मतलब कि पर्सनल कोई नहीं चीज़ें नहीं लिखते हैं, जो भी लिखते हैं सामाजिकता पर लिखते हैं या फिर सभी लोगों के फायदे के लिए लिखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर की व्हाट डिड पोप सेज अबाउट हिम। व्हाट डिड पोप मतलब कि क्या कहा पोप ने किसके बारे में, तो अबाउट हिम मतलब उनके बारे में। अब उनके मतलब यहाँ पर कौन है, उनके मतलब है कि जो फ्रांसिस बेकन है उनके बारे में, फ्रांसिस बेकन के बारे में पोप ने क्या कहा था। तो इनके बारे में कहा था पोप ने कि द विशेस्ट, द ब्राइटेस्ट बट द जो है मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, इन किसने कहा था, पोप ने कहा था कि यह सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है यहाँ पर द विशिष्ट मतलब होता है सबसे बुद्धिमान, द ब्राइटेस्ट मतलब होता है एक प्रकार से बात की जाए तो सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, और द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड मतलब कि बात की जाए तो मानव जाति का या फिर मानवता का मतलबी व्यक्ति था यह, मानव जाति का मतलबी इनको कहा किसने, पोप ने कहा था। तो आपसे एग्जाम से में यह प्रश्न जरूर बनेगा कि द विशिष्ट, द ब्राइटेस्ट बट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, या कथन किसका है या फिर जो है हु सेज, तो किसने कहा था भाई, तो ये मतलब कि पोप ने इसको कहा था जो है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, इन हुईच पीरियड बेकन्स वाज बिलोंग, मतलब ये किस जो है काल से संबंध रखते थे, मतलब कि कौन सी पीरियड से संबंध रखते हैं कौन, फ्रांसिस बेकन। इन हुईच पीरियड बेकन्स वाज बिलोंग, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप देख लीजिए बेकन्स बिलोंग टू रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस मतलब होता है, रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, ठीक, क्या पुनर्जागरण पीरियड, पीरियड मतलब काल, तो पुनर्जागरण काल से संबंध रखते थे। पुनर्जागरण काल के हैं कौन भाई, बेकन्स। ओके, अंग्रेजी साहित्य के निबंध के जनक भी हैं यह, मतलब कि फादर ऑफ एस्से। अगला देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज, वैसे तो मानतेन निबंधों के जनक हैं, पूरे साहित्य की बात की जाए तो निबंध के जनक केवल पूछा जाएगा, केवल और केवल निबंध का जनक पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, पूरे निबंध का जनक पूछा कि निबंध जो है के जनक कौन है, तो मानतेन है। ठीक, और अंग्रेजी साहित्य के कौन है, तो ये हैं आपके बेकन्स। ओके, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज द स्टडी डू, मतलब आपसे कह रहा है जो है चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है मेरे भाई,
तो 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज द स्टडी डू। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अध्ययन किस प्रकार की सेवा, मतलब स्टडी जो होती है वह किस प्रकार से सेवा करता है। हमारा स्टडी अगर हम करें तो हमारी किस प्रकार से मदद करेगी, क्या सेवा करेगी स्टडी जो होगी, यह इनके निबंध से ही प्रश्न पूछा गया। तो आंसर में आप कह सकते हैं स्टडी सर्विस फॉर डिलाइट। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ऑर्नामेंट मतलब होता है अलंकृत या फिर विभूषित या फिर अच्छा दिखाने वाला, ठीक। डिलाइट मतलब क्या होता है, डिलाइट मतलब होता है आनंद। तो आनंद के लिए आप अध्ययन करें, मतलब आनंद मिलता है शिक्षा से, हमको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। साथ ही साथ अलंकार मतलब कि हम अच्छे दिखते हैं, फिर पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है, योग्यता हमारी बाहर आती है। तो ये प्रकार से, और एबिलिटी मतलब योग्यता होती है। तो ये कई प्रकार के जो है सर्विस, मतलब कई प्रकार की सेवा हमारी कर सकता है कौन, एक तो अच्छा दिखने में और अच्छे तरीके से बात करने में, अध्ययन करने में, मतलब आनंद हमको मिलेगी इससे, ठीक है। योग्यता हमको बढ़े, मतलब हमारी योग्यता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द चीफ यूज़ ऑफ द स्टडी। मतलब कि स्टडी का हम बात की जाए तो बात की जाए स्टडी का हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि मुख्य उपयोग इसका क्या है। कह रहा है कि चीफ जो है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द चीफ यूजेस ऑफ, या फिर यूज़ ऑफ स्टडी, मतलब स्टडी का या फिर अध्ययन का सबसे अच्छा उपयोग या प्रमुख उपयोग क्या हो सकता है। तो अध्ययन का मुख्य उपयोग आपसे पूछ रहा है। तो अध्ययन का मुख्य उपयोग यहाँ पर जो आंसर में दिया गया आपके सामने देखें, स्टडी गिव्स प्लीजर इन जो है सेपरेटनेस व्हिच इज़ द जो है फैटिगिंग इम्पोर्टी ऑर्स आर मेड फुल ऑफ प्लीजर बाई द स्टडी। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखेंगे जो है स्पार्टनेस, इसका मतलब क्या होता है, आपका कहने का मतलब है कि अध्ययन से हमको क्या क्या मिलता है, अध्ययन से पृथकता में सुख मिलता है। मतलब जब अध्ययन से कहीं ना कहीं जो है कोई जो व्यक्ति थका हुआ होता है, कहने का मतलब जो है एक प्रकार से फाइटिंग इम्पटी और आर द मेड फुल ऑफ लीजर बाय द स्टडी। मतलब स्टडी के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को प्लीजर महसूस करता है। प्लीजर मतलब होता है खुशी महसूस करता है, आनंदपूर्ण महसूस करता है। और क्यों आनंद महसूस करता है, जब व्यक्ति खाली समय में होता है, यानी खाली घंटों में जब व्यक्ति बैठा होता है, ऐसे टाइम में, यानी इम्पटी आवर्स, यानी कि खाली समय में जब व्यक्ति बैठा होता है तो मेड फुल, मतलब कि इम्पटी समय, इम्पटी माने खाली, आवर्स मतलब घंटे में। और जब व्यक्ति खाली घंटे में बैठा हुआ है तो उसको मेड कर देते हैं, मतलब बनाता है कौन, फुल ऑफ लीजर, मतलब कि एक प्रकार से पूर्णतः आनंद दिलाती है कौन, शिक्षा। अगर आपने अध्ययन किया है तो आप जब खाली समय में बैठेंगे तो अध्ययन का ही उपयोग करेंगे। तो खाली घंटों को अध्ययन से आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति थका हुआ होता है और जो व्यक्ति अलग बैठा हुआ होता है उसको सुख प्राप्त करवाता है कौन, अध्ययन। कहने का मतलब यही था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 11वां नंबर। 11वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 11वां नंबर प्रश्न है, वैसे 11वां नंबर तो हो ही गया। 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी इन गिवन बाय द स्टडी। मतलब कि एक प्रकार से एबिलिटी जो होती है, कह रहा है कि अध्ययन के द्वारा किस प्रकार की आप एबिलिटी हासिल कर सकते हैं, मतलब कि योग्यता मिल सकती है। मतलब अध्ययन आप करें तो कौन सी योग्यता आपको मिलेगी, प्रश्न यहाँ कह रहा है सिंपल सा। तो स्टडी जो है प्रिपेयर्स ऑर्नामेंट्स फॉर द डिस्कोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मतलब कह रहा है कि आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ अध्ययन जो होता है उससे व्यक्तित्व के विकास, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास। तो अध्ययन से व्यक्तित्व डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहली बात कि व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट बात कीजिए तो प्रवचन के लिए आभूषण तैयार जो है एक प्रकार से आपका होता है। मतलब कि आप कहीं पर वक्तव्य कर रहे होते हैं, मतलब कहीं पर कहीं बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो उस प्रवचन की जो शब्दावलियाँ होंगी उनमें एक प्रकार से अलंकारिकता, एक प्रकार से आभूषणता उत्पन्न होगी। मतलब एक प्रकार से जैसे बात की जाए, जैसे अलंकार जो होते हैं हिंदी में, अलंकार जो होते हैं वह हिंदी में जो काव्य होती है उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ऑर्नामेंट होते हैं वह एक प्रकार से बात की जाए, जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो आपके शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं कौन, ऑर्नामेंट। मतलब कि एक प्रकार से अलंकार, अलंकृत करते हैं आपके शब्दों को, स्टडी जो होती है, ठीक। कहने का तात्पर्य है तो स्टडी आप करेंगे तो आप अच्छे तरीके से बोलेंगे और आपकी बोली में तारतम्यता होगी और एक प्रकार से कटुता नहीं होगी, मधुरता होगी। कई प्रकार से आप मनमोह सकते किसी का, अगर आप जो है एक प्रकार से पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो।
अगला प्रश्न आपके सामने है 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे। इज दियर एनी रोल ऑफ स्टडी इन प्लानिंग ऑफ लर्निंग। मतलब प्लानिंग मतलब होता है योजना और लर्निंग मतलब होता है अधिगम मतलब सीखना। तो प्लानिंग करने में मतलब योजना बनाने में और सीखने में किस प्रकार से अध्ययन जो होता है वह आपकी मदद करता है। कह रहा है आपसे 13वां नंबर प्रश्न कि योजना और सीखने में अध्ययन की क्या भूमिका होती है। कोई योजना बनानी हो या कोई चीज़ आपको सीखना है तो उसमें अध्ययन जो होता है अर्थात स्टडी जो होती है वह कैसी रोल अदा करती है, कैसी भूमिका निभाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। उत्तर में आप क्या बता सकते हैं। प्लानिंग एंड लर्निंग आर द टू जो है विटल क्वालिटीज़ व्हिच ऑब्वियसली मतलब कि ऑब्वियसली आर जो है इंक्रीज्ड बाय द स्टडी। कह रहा है इसका मतलब ये है कि योजना और सीखना जो होते हैं दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं एक प्रकार से, यानी कि टू विटल क्वालिटीज़ मतलब दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। विटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्वालिटीज़ मतलब होता है गुण। व्हिच मतलब होता है जो, स्पष्ट रूप से क्या, ऑब्वियसली मतलब कि ऑब्वियसली कहते हैं ना कि ऑब्वियसली मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उतना एग्जैक्ट, बट यहाँ पर देखेंगे ऑब्वियसली आपको मतलब कहीं पर आप देखते होंगे मतलब कि एक प्रकार से जैसे कहते हैं एग्जैक्टली, तो उसी प्रकार से होता है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली जो होता है, तो ऑब्वियसली मतलब होता है स्पष्ट रूप से बात की जाए, मतलब कि एकदम फर्च फर्च बात करो, खरे खरे शब्दों में बात करो। तो स्पष्ट रूप से अध्ययन से ही जो है बढ़ते हैं दो गुण। मनुष्य के अंदर जो दो गुण होते हैं योजना और सीखना। तो योजना जो होती है, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, चाहे वो हो, और चाहे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो बिना आप मतलब कि पढ़ाई के मतलब अध्ययन के आप ये चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी। तो ये दोनों जो होते हैं जब बढ़ते हैं किसी व्यक्ति के अंतर्गत, तो किससे बढ़ते हैं, जब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। अगर आप बिना पढ़े लिखे कोई योजना बनाते तो कहीं ना कहीं पे असफल ही लगभग प्रतीत होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब कि योजना और जो प्लान मतलब कि सीखना होता है वह दो प्रमुख क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं जो कि स्पष्ट रूप से जो है इंक्रीज़ करते हैं एक प्रकार से, मतलब स्टडी के द्वारा इंक्रीज़ हुए हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर कि हाउ मच टाइम इज़ टू बी गिवन टू द स्टडी। मतलब हाउ मच टाइम इज़ टू गिवन टू द स्टडी। कह रहा है 14वां नंबर प्रश्न कि पढ़ाई को कितना समय देना चाहिए, पढ़ाई को लगभग कितना समय देना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पढ़ाई करते समय कितना समय देना चाहिए, फिर पढ़ाई को कितना समय देना चाहिए किसी व्यक्ति को। तो आंसर में आप आसानी से बता सकते हैं कि टू गिव टू मच टाइम इज द स्टडी इज स्लोथ, देयर फॉर वी शुड स्टडी टिल द टाइम वी फील फ्रेश एंड इंटरेस्टेड। जब आप पढ़ाई करें, जब फील हो मतलब कि ऐसा फील करें जब आप फ्रेश महसूस करें, मतलब अपने आप को ताज़ा महसूस करें और इंटरेस्टेड महसूस करें। जब पढ़ाई को इंटरेस्ट लेकर के आप पढ़ रहे हैं और ताजगी से पढ़ रहे हैं, मतलब कि एकदम से फ्री माइंड में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको पढ़ना चाहिए। बाकी ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये कह रहे हैं टू गिव टू मच टाइम इज़ द स्टडी इज स्लोथ। मतलब कहने का मतलब इनके है कि ज़्यादा समय देना ही पढ़ाई में क्या होता है, सुस्ती होती है। अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा समय देते हैं तो ही स्लोथ होता है, मतलब कि सुस्ती का द्योतक होता है, सुस्ती का द्योतक होता है। अगर आप ज़्यादा समय पढ़ाई में देते हैं तो आपको सुस्ती आएगी। और ध्यान रखेंगे ज़्यादा पढ़ाई में समय नहीं देना चाहिए और फर्जी में किताब लेकर के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हमने आपको बताया था कि फर्जी में पहले हमने बताया था कि जब सूर श्रृंगार करे रणके तब नार श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ाई करने बैठो तो घंटे मत देखो कितने घंटे पढ़ना है हमको। जब तक आपका मन कहे तब तक आप पढ़ो, जब मन ना कहे तो आप बिल्कुल ना पढ़ो। वही क्या होती है, अब जब आप बिना मन के बैठोगे तो आपकी क्या आएगी, सुस्ती आएगी। तो कहीं ना कहीं पे बेकन्स महोदय कहते हैं कि ज़्यादा समय देना ही पढ़ाई में क्या होती है, सुस्ती होती है। इसीलिए हमें तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हम फ्रेश और इंटरेस्टेड महसूस करें पढ़ाई में। ठीक, ध्यान रखेंगे यही बात। हाँ, जो है ये बताते हैं कौन, बेकस महोदय अपने उत्तर में कि टू गिव टू मच टाइम ऑफ द स्टडी या फिर इज़ द स्टडी इज़ स्लोथ, देयर फॉर वी मतलब हमें शुड स्टडी टिल द टाइम वी फील फ्रेश एंड इंटरेस्टेड। ये बातें इन्होंने बताई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका 15वां नंबर कि व्हाट विल यू से अबाउट। आप क्या कहेंगे या फिर आप क्या कहते हैं किसके बारे में, अबाउट द यूज़ ऑफ द बुकीज नॉलेज।
मतलब किताबी ज्ञान के बारे में, बुकीज मतलब होता है किताबी, नॉलेज मतलब क्या होता है ज्ञान, तो किताबी ज्ञान के बारे में जो है आप क्या कहना चाहेंगे, किताबी ज्ञान के उपयोग के बारे में, यूजेस ऑफ बुकीज नॉलेज। तो आप जो है किताबी नॉलेज के बारे में, किताबी नॉलेज के उपयोग या फिर किताबी ज्ञान के उपयोग के बारे में आप क्या कहेंगे, आप क्या क्या कहना चाहेंगे, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इसका उत्तर आप देखेंगे कैसे देना है। यहाँ पर देखें, एवरीथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज मतलब एवरीथिंग दैट इज प्रैक्टिकल इन द रेफरेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ड शुड बी यूज्ड फ्रॉम बुक्स। टू मच एडिशन ऑफ बुकीज नॉलेज इज इसेंस मतलब इसेंस्ट्रिक्टी बिल्कुल ऑफ आ स्कॉलर। कहने का तात्पर्य यह है कि किताबी ज्ञान जो होता है वह व्यवहारिक जगत के संदर्भ में, अगर हम बात करें व्यवहारिक जगत के संदर्भ में, जो कुछ भी व्यवहारिक है उसका उपयोग पुस्तकों से ही करना चाहिए। किताबी ज्ञान का बहुत अधिक पढ़ना एक विद्वान की विलक्षणता होती है। मतलब कि एवरीथिंग दैट इज प्रैक्टिकल इन द रेफरेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, मतलब कि व्यवहारिक नॉलेज मतलब कहाँ पर उपयोग करना है किसी चीज़ का, शुड बी यूज्ड फ्रॉम बुक्स, मतलब व्यवहारिक नॉलेज में बुक का उपयोग तो जरूरी है, ठीक ठाक है। टू मच एडिशन ऑफ बुकीज नॉलेज इज जो है इसेंट्रिक्टी ऑफ अ स्कॉलर, मतलब एक प्रकार से विलक्षण कर देता है। मतलब कि एक प्रकार से अगर ज़्यादा किताबी नॉलेज हो जाए, आप केवल किताब ही पढ़े हों और आप जो है एक प्रकार से व्यवहारिक नॉलेज ना हो, आपको कोई चीज़ों के बारे में, बाहरी ज्ञान के बारे में ना पता हो, आप किसी समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप उस सोसाइटी में सर्वे के लिए चले जाते हैं, उस सोसाइटी में आप रहने के लिए चले जाते हैं और आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं पता, केवल किताबी ज्ञान पता, तो आप समाज में जो है, समाज से जो है सहमति नहीं स्पष्ट कर पाएंगे और समाज के लोगों से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। क्योंकि आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं, आपके पास किताबी ज्ञान है। तो वही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। किताबी ज्ञान जो होती है एक विद्वान के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो लगातार किताबी ज्ञान ही पढ़ता रहे और व्यवहारिक ज्ञान को नकार दे। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे, आर द बुक्स कंप्लीटली राइट। आपसे कह रहा है 16वां नंबर प्रश्न कि क्या किताबों से पूरी तरह से, मतलब किताबों से पढ़ना या किताबें जो होती हैं पूरी तरह से सही हैं। आपसे कह रहा है कि किताबें जो होती हैं, क्या किताबें पूरी तरह से सही हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि बुक्स माई जो है वियर वेरियड नेशंस, बुक्स माई वियर वेरियड नेशंस मतलब कि पुस्तकें जो होती हैं राष्ट्रों को सहन कर सकती हैं, नेशंस को सहन कर सकती हैं। दे मे बी बोथ प्रैक्टिकल एंड ये जो है इम्प्रैक्टिकल, देयर फॉर दे शुड बी यूज्ड जो है अटेंटिवली। मतलब कह रहा है कि पुस्तकें जो होती हैं वे व्यवहारिक और अव्यवहारिक दोनों हो सकती हैं। क्या, एक तो व्यवहारिक हो सकती हैं और अव्यवहारिक भी हो सकती हैं, कि प्रैक्टिकल भी हो सकती हैं और इम्प्रैक्टिकल, मतलब व्यवहार प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल मतलब होता है जो है अव्यवहारिक, दोनों प्रकार से हो सकती हैं। देयर फॉर द जो है शुड बी यूज जो है अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब एक प्रकार से बात की जाए इसका सोच समझ करके हमको उपयोग करना, अटेंटिवली मतलब होता है सोच समझ कर उपयोग करना। तो इसलिए इसका हम क्या, इनका मतलब पुस्तकों का हमको सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग हम अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। तो इसको हमने देखा, यहाँ पर समझ लिया। तो 16वां नंबर प्रश्न आपका जो है संपन्न हुआ। आगे थोड़ा सा बढ़ते, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि हाउ शुड अ लर्नड मैन बिहेव विथ दोज हु आर नॉट लर्नड। मतलब कह रहा है कि हाउ शुड अ लर्नड मैन बिहेव, मतलब एक जो है जानकार व्यक्ति या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है विथ, जब वह किसी अनपढ़ के साथ पढ़ जाता है, कि नॉट लर्नड मतलब कि जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके साथ पढ़ जाता है, फिर उसके साथ कैसा व्यवहार उसको करना चाहिए। मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जो व्यवहार है वह एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए। मतलब जो विद्वान नहीं है उनके साथ एक विद्वान व्यक्ति का कैसा व्यवहार होना चाहिए, फिर कैसा विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। आपको उत्तर में लिखा क्या है आंसर में, कि वन शुड नॉट स्टडी टू ओपोज और इंसल्ट अदर्स। मतलब कि कभी भी जो विद्वान व्यक्ति है उनको दूसरों का विरोध या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा उसका कभी आप अपमान न करें और ना कभी उसका विरोध करें। ठीक है,
यह अध्ययन मतलब एक प्रकार से इसके लिए अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरों का विरोध या अपमान करने के लिए अध्ययन नहीं करना चाहिए। अध्ययन का सबसे अच्छा उपयोग आप तब कर सकते हैं कि आप किसी मामले कोई मामला हो फंसा हो समाज में या फिर आपके आरी पड़ोस में या फिर कहीं पर, तो उस मामले को न्याय दिलवाएं और उन्हें देखें हाँ कि मामला क्या है, और मामले को देखने के बाद में उसकी एक प्रकार से जो भी हकीकत हो उससे रूबरू करवाए लोगों को। ये एक जानकार व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। इसका उपयोग वैसे कर सकती है। 18वां नंबर प्रश्न है हाउ शुड ऑफ द बुक्स बी रीड, मतलब कह रहा है किताबें कैसी पढ़नी चाहिए। हाउ शुड द बुक्स ऑफ मतलब बुक्स बी रीड, मतलब कि किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए, यानी किताबें कैसी पढ़नी चाहिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। देखें तो आंसर आप इसका दे सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। यहाँ पर देखेंगे द मैनर ऑफ रीडिंग शुड बी डिफरेंट इन रिलेशन टू एवरी बुक, सम ऑफ देम आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी स्लाउड एंड सम टू बी जो है रेड जो है क्यूरियसली और बाई द डिस्प्यूटीज़, मतलब यह कह रहा है कि यह पूछ रहा है किताबें कैसी पढ़नी चाहिए। तो कह रहा है कि कुछ किताबें तो ऐसी होती जिनको चखना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा पढ़ लो। कुछ को निगल लेना चाहिए, मतलब कि एकदम से पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए। कुछ को उत्सुकता से पढ़ना चाहिए और कुछ को जो है दूसरे व्यक्ति से मतलब पढ़वाना चाहिए कि हाँ सुने आप व्यक्ति। तो कह रहा है आपसे कि दियर मैनर ऑफ जो है रीडिंग शुड बी डिफरेंट इन रिलेशन टू एवरी बुक्स, मतलब अलग अलग पुस्तक के संदर्भ में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। मतलब कि प्रत्येक पुस्तक के संबंध में पढ़ने का तरीका जो होता है वह अलग अलग होता है। जैसे कि बात की जाए कुछ में, जैसे देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ द देम जो है आर टू बी टेस्टेड, मतलब कुछ ऐसी बुक्स होती हैं सम ऑफ देम आर टू बी टेस्टेड, मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनको केवल टेस्ट करना चाहिए, मतलब कि चखना चाहिए, मतलब थोड़ा सा मात्रा में उसको देख लें पढ़ लें, मतलब टेस्ट करना चाहिए कुछ को। मतलब कि जैसे आप टेस्ट करते किसी चीज़ का, सब्जी बनी है तो कैसी बनी है, अच्छी बनी है कि नहीं अच्छी बनी है। तब क्या आप सब्जी को पूरा का पूरा खा लेते जितना भोजन आप ग्रहण करते? नहीं, सब्जी आप पहले टेस्ट करते हो कि थोड़ा सा टेस्ट कर ले जो है कैसी है सब्जी। तो उसी प्रकार से पहले एक पुस्तक ऐसी होती है जिस पुस्तक को आप टेस्ट करें, मतलब कि एक प्रकार से चख रहे हैं। और एक दूसरी पुस्तक पढ़ने का तरीका क्या होता है कि सम टू बी जो है स्लाउड एंड मतलब स्लाउड, मतलब सम टू बी स्लाउड, मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनको स्लाउड मतलब होता है निगल लेना चाहिए। कुछ पुस्तकों को निगल मतलब कि पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए, निगल लेना चाहिए, एकदम से ले लेना चाहिए। ठीक। और बात की जाए एंड टू बी, अगला क्या कह रहा है एंड सम टू बी रीड जो है क्यूरियसली और बाय द डेप्टीज, मतलब कह रहा है कि कुछ पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए कि क्यूरियसली मतलब होता है एक प्रकार से कुछ पुस्तकों की पढ़ने में उत्सुकता, मतलब कि कोई ऐसी पुस्तक है जो कि प्रकार से पढ़ने में आप उत्सुक हैं उसको पढ़ने के लिए, वह पुस्तक आपको मिल जाए तो वो पढ़ने का एक तरीका हो सकता है। और नेक्स्ट बात की जाए कुछ ऐसे पुस्तकों को पढ़ने का तरीका होता है कि आप बाय द डिप्टीज़, मतलब कि अपने डिप्टीज़ से पढ़वाएं उसको, मतलब कोई आदमी रख लें अपना और वो पढ़ा करे बगल में और आप उसको सुना करें, कोई कहानी हो या फिर कुछ भी हो तो वो बगल में बैठ करके पढ़ा करें और आप उसको सुना करें। तो एक पढ़ने का तरीका यह भी हो सकता है। बर्नार्ड शो जो है एक प्रकार से यह बर्नार्ड शो बोल रहा हूँ, फ्रांसिस बेकन जो हैं, फ्रांसिस बेकन महोदय ऐसी बातें कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने, 19वां नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हाउ कैन अ मैन यूज़ डेप्टीज़ इन रीडिंग अ बुक, मतलब कि कैसे उपयोग कर सकते हैं एक मैन को, एक व्यक्ति को हम डेप्टीज़ के रूप में जो कि पुस्तक पढ़ने के संदर्भ में हो। मतलब एक आदमी किताब पढ़ने में डिप्टी कैसे, मतलब कि डिप्टी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। एक आदमी किताब पढ़ने के लिए भी किताब पढ़ने में डिप्टी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। डिप्टी मतलब होता है एक प्रकार से जो है कोई दूसरा व्यक्ति जो कि आप किताब पढ़े और आप सुनते रहे उसको। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि अ मैन जो है मे आस्क हिज डेप्टी टू रीड द बुक्स जो है थ्रोली एंड मेक द समरी ऑफ द बुक, मतलब एक सारांश के तरीके से आपको पढ़ मतलब मिलता है। एक जो है व्यक्ति अपने डिप्टी को पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ने और पुस्तक का सारांश बनाने के लिए कह सकता है कि हाँ आप एक पुस्तक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसका आप थोड़ा सारांश बना लीजिए। मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी पुस्तकें जब होती हैं उनको कहते हैं कि ये पुस्तक पूरी पढ़ डालो। अब वो व्यक्ति पूरा का पूरी पुस्तक पढ़ता है, उसके बाद में उस पुस्तक का
निचोड़ मतलब कि उसका जो सारांश होता है उसको निकालता है। यानी कि पुस्तक का निचोड़ जो है उसने निकाल लिया, सार मतलब कुछ शब्दों में उसको निकाल लिया, मतलब कि एक प्रकार से बात की तो इसको सार को क्या कहते हैं, समरी। तो उस पुस्तक की यानी कि जो उस बुक्स है वह उस बुक्स की समरी जो होते हैं वह डेप्टीज लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और वही समरी जो होती है उस पुस्तक की बता देते हैं। जो व्यक्ति मतलब जिसका डिप्टी होता है वह व्यक्ति डिप्टी, तो डिप्टी अपने मालिक को बता देता है कि हाँ, या फिर अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ भी है उसको बता देता है कि हाँ इस मतलब पुस्तक में यही बातें इंपॉर्टेंट लिखी हैं और ये उसको बता दिया। तो एक पढ़ने का तरीका ही होता है, इससे क्या होता है, समय भी बच जाता है और काम भी हो जाता है। ठीक, आगे देखें। दिस समरी सेव्स टाइम इन स्टडिंग विथ अ ब्राइड आई व्यू, मतलब बिना आप देखे मतलब कि बात की जाए यह सारांश विहंगम दृष्टि से अध्ययन करने में समय बचाता है। मतलब कि आप जो है आप सारांश विहंगम दृष्टि मतलब एक प्रकार से जो व्यक्ति जो पुस्तक में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो कि एक प्रकार से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं तो उनको आप विहंगम कर सकते हैं अपनी दृष्टि से। मतलब कि ऐसे पढ़ाई अगर आप करेंगे किसी दूसरे से पूरी की पूरी पुस्तक पढ़वा लें और अपना उसका सारांश खुद ही पता कर लें। जैसे कि आप बात की जाए, जैसे कोई टीचर होता है वह पूरी के पूरी चैप्टर को कई पुस्तकों से पढ़ता है उसके बाद में आपको बताता है, तो आपका एक प्रकार से बात की जाए तो आप जल्दी उसको सीख पा रहे हैं। तो एक प्रकार से एक ऐसा यही तरीका है, मतलब एक टीचर से जो पढ़ाया जाता है वो तरीका कौन सा, यही तरीका है जो यहाँ पर जो है फ्रांसिस बेकन महोदय ने समझाया। इन्होंने अपनी रचना में सारी बातें बताई हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 20वां नंबर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीडिंग, मतलब रीडिंग का क्या उपयोग है, पढ़ने का उपयोग क्या हो सकता है, पढ़ने का उपयोग क्या है, आपसे पूछा रहा प्रश्न। तो आंसर में आप बता सकते हैं कि रीडिंग जो है डेवलप्स ऑफ पर्सनालिटी जो है कंसिस्टेंट जो है टेंटली एंड कॉन्सेंटली एंड मेक्स ऑफ मैन कंप्लीट, मतलब एक व्यक्ति को पढ़ने से क्या होता है, व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता है। क्या होता है, निरंतर विकास होता है किसी भी व्यक्ति का, यानी उसकी पर्सनालिटी जो होती है वह लगातार क्या होती है, डेवलप होती रहती है। ठीक, कंसेंटेंटली डेवलप होती कंसेंटली डेवलप होती है उसकी जो है जो व्यक्तित्व होता है उसका, जो एक प्रकार से बात की जाए पर्सनालिटी होती है वह लगातार डेवलप होती, निरंतर विकास उसका होता रहता है। पढ़ने से व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता है। साथ ही साथ एंड क्या लिखा हुआ है, एंड जो है एंड मेक्स अ मैन कंप्लीट, मतलब एक प्रकार से मनुष्य को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। पढ़ने से मनुष्य क्या होता है, पूर्ण बनता है। मतलब कि जब तक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता तब तक वह पशु की भांति होता है। हिंदी में आप देखते हैं कि बिना पढ़ा नर पशु कहावत कहा भी गया है। तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य जब तब पूर्ण होता है जब वह पढ़ा लिखा होता है, मतलब कि उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और व्यक्तित्व का विकास कब होता है, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ जो है कॉन्फ्रेंस, मतलब कि कॉन्फ्रेंस मतलब होता है एक प्रकार से सम्मेलन। तो सम्मेलन करने का क्या लाभ होता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर में आप क्या बता सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ब्रिंग अ मैन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ, मतलब कि क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब सम्मेलन जो होता है एक व्यक्ति को विभिन्न अनुभवों वाले व्यक्तियों के निकट संपर्क में लाता है। ठीक, तो कॉन्फ्रेंस ब्रिंग अ मैन इन क्लोज जो है कॉन्टैक्ट विथ डिफरेंट पर्सनस हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, मतलब एक प्रकार से बात की सम्मेलन जो होता है एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर जिनके पास बहुत अनुभव किसी भी क्षेत्र में और आपको उन क्षेत्रों में अनुभव नहीं, तो आप उनसे सीख सकते हैं, उनके अनुभव को ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने मेहनत की पढ़ने में और उस मेहनत का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो सम्मेलन से आप फ़ायदा हो सकता है, तो उसके निकट संपर्क में लाता है जो सम्मेलन होता है। साथ ही साथ आगे कहा गया कि देयरफॉर मतलब इसीलिए जो है कॉन्फ्रेंस मतलब इसीलिए जो है कॉन्फ्रेंस जो होता है मतलब सम्मेलन जो होता है आप मैं मतलब एक आदमी के लिए एवर रीड टू रिप्ले द रिपोर्ट, मतलब कि कह रहा है कि जो है इसीलिए सम्मेलन जो होता है एक आदमी को कभी भी उत्तर देने और रिपोर्ट बनाने के लिए पढ़ता रहता है। एक रिपोर्ट बनाने के लिए जो है एक प्रकार से एक इसीलिए सम्मेलन जो होता है एक व्यक्ति को कभी भी उत्तर देने के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए पढ़ता रहता है। यह बातें ये जो है इसका उत्तर इस रूप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है उसको भी देख लीजिए आप सभी लोग। 22 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जो है क्या, व्हाट इज़ द यूज ऑफ राइटिंग, राइटिंग मतलब क्या होता है, लेखन।
राइटिंग मतलब क्या होता है, लेखन या फिर लिखना। तो लिखने का क्या उपयोग हो सकता है, हमारा था लेखन का क्या उपयोग है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जो है राइटिंग, राइटिंग का क्या उपयोग हो सकता है भाई। तो आंसर में क्या बता सकते हैं, हैबिट टू कीप एवरीथिंग रिटन मेक्स अ मैन जो है फंक्शनल जो है या फिर पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू द जो है पर्सनस हु आर फॉरगेटफुल, मतलब पंक्चुअल ये लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। कह रहा है कि लेखन का क्या उपयोग हम कर सकते हैं। तो हैबिट टू कीप एवरीथिंग रिटन मेक्स अ मैन पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल। कह रहा है क्या कि सब कुछ मिला करके यानी सब कुछ लिख कर रखने की आदत ही व्यक्ति को क्या करती है, समय का पाबंद बनाती है और व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाती है, यानी सफल बनाती है। यानी पंक्चुअल मतलब क्या होता है कि समय का पाबंद, पंक्चुअल मतलब क्या होता है, समय का पाबंद बनाती है किसी भी व्यक्ति को। लिखने की आदत जो होती है व्यक्ति को समय का पाबंद बनाती है, साथ ही साथ सक्सेसफुल भी बनाती है, यानी कि सफल भी बनाती है। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू द पर्सनस हु आर फॉरगेटफुल, मतलब इसके और भी यानी भूलने वाले लोगों के लिए यह ज़्यादा फायदेमंद होता है। कोई जो व्यक्ति भूलता है बार बार लगातार, तो वह व्यक्ति लेखन का प्रयोग कर सकता है, मतलब लिख सकता है किसी भी बात को। मान लेते हैं कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही कि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आप कल को भूल जाएंगे, तो आप क्या करें, आप इसको लिख लीजिए, तो क्या नहीं होगा, बाद में भूलेंगे नहीं। तो जो व्यक्ति क्या लगातार भूलने की आदत जिसको होती है, आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी मुझे पढ़ा लिखा याद नहीं रहता। तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला था और शायद बना भी दूंगा इस पर कि आखिरकार पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, नोट्स कैसे बनाएं, ये सब विस्तार से आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे जब आप कोई ना कोई चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे विद्वानों ने पहले ही इन सभी चीज़ों का निदान बता दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने बताया कि हैबिट टू कीप एवरीथिंग रिटन मेक्स अ मैन पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू द पर्सनस हु आर फॉरगेटफुल, मतलब जो फॉरगेटफुल व्यक्ति होते हैं, मतलब कि जो है भूलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए लेखन जो होता है ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 23 नंबर। व्हाट शुड अ मैन डू इफ़ हिज जो है मेमोरी इज़ वीक। मेमोरी इज़ वीक मतलब कह रहा है कि अगर आदमी की याददाश्त जो होती है कमज़ोर हो, अगर आदमी की जो मेमोरी होती है, मेमोरी मतलब होता है याददाश्त या फिर यादगार। तो अगर एक आदमी की जो है मेमोरी जो हो, मतलब कि वह कमज़ोर हो, मतलब कि याददाश्त जो है उसकी कमज़ोर है, तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसकी मेमोरी कमज़ोर है, व्हाट शुड अ मैन डू इफ़ हिज मेमोरी इज़ वीक, मतलब जिस व्यक्ति की मेमोरी वीक है, मतलब कि याददाश्त कमज़ोर है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो प्रश्न आप मतलब हो गया, उत्तर देखेंगे। अ मैन विथ वीक मेमोरी शुड, मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति को यानी कमज़ोर याददाश्त वाले व्यक्ति को, अ मैन विथ वीक मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से वीक है मेमोरी में, शुड माने होता चाहिए कीप एवरीथिंग इन राइटिंग फॉर अ बेटर परफॉर्मेंसेस, मतलब कि एक प्रकार से उसको बेहतर प्रदर्शन के लिए सब कुछ लिखित में रखना चाहिए। मतलब कि कोई भी चीज़ हो तो उसको आप लिखा करें जो व्यक्ति याददाश्त में कमज़ोर हो, मतलब जिसकी याददाश्त कमज़ोर है वह लिखने की आदत अपनी डाल ले, ठीक, जिससे वह बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकेगा या फिर बेहतर प्रदर्शन के लिए उसको लिखना चाहिए, जो बाद में चल करके उसको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर। व्हाट काइंड ऑफ अ रोल इज़ प्लेड बाई जो है हिस्टोरीज, मतलब हिस्टोरीज मतलब होता है इतिहास, बाई मतलब होता है क्या कि द्वारा, प्लेड मतलब होता है एक प्रकार से बात की प्लेड यानी रोल इज़ प्लेड, क्या भूमिका निभाता है, एक प्रकार से बात की जाए क्या भूमिका निभाता है इतिहास। इतिहास किस तरह की भूमिका निभाता है, बात की जाए किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने में, तो किस प्रकार से भूमिका निभाता है, आइए समझ लेते हैं इतिहास। आंसर देखेंगे, हिस्टोरीज मेक्स मैन वाइज बिकॉज इन, मतलब बात कह रहा है कि इतिहास जो होता है मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। हिस्टोरीज मेक मैन वाइज वाइज मतलब वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, तो हिस्टोरी जो मतलब कि हिस्ट्री जो होती है वह आदमी को क्या बनाती, बुद्धिमान बनाती। बिकॉज क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न, आप देखेंगे क्योंकि बिकॉज इन देम दियर आर डिफरेंट, मतलब उसमें भिन्न भिन्न, क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या होता है उसमें भिन्न भिन्न युगों में बात की जाए डिफरेंट काइंड्स इन ऑफ मैन इन डिफरेंट जो है सॉरी हाँ चले,
तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 24वां नंबर प्रश्न हम बता रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ अ रोल इज़ प्लेड बाई हिस्टोरीज, मतलब कि इतिहास से जो है इतिहास किस तरह से भूमिका निभाता है पढ़ने में या फिर किसी चीज़ को समझने में, मनुष्य को आगे बढ़ाने में। तो ये देखेंगे हिस्टोरीज मेक्स मैन वाइज, मतलब मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है कौन, इतिहास। बिकॉज इन देम जो है थ्री बोल रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन इन डिफरेंट एजेस। मतलब कह रहा है कि डिफरेंट एज वाले, मतलब कि भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के माने डिफरेंट जो प्रकार होते हैं, काइंड्स माने प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं इतिहास में। इतिहास के भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग अनुभव जो होते हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए इतिहास मनुष्य को क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। मनुष्य को बुद्धिमान कौन बनाता है, इतिहास बनाता है, क्योंकि इतिहास में अलग अलग प्रकार के युगों में अलग अलग प्रकार के जो होते हैं अलग अलग अनुभव पाए जाते हैं, और उन्हीं अनुभवों का उपयोग कौन है, मनुष्य कर लेता है। ठीक, तो ये बातें हो गई आपकी 24 नंबर प्रश्न की, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। व्हिच सब्जेक्ट शुड अ मैन स्टडी इफ ही इज नॉट सीरियस, मतलब व्हिच सब्जेक्ट शुड अ मैन स्टडी इफ़ ही इज़ नॉट सीरियस, मतलब यदि ही इज़ मतलब वह, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि नहीं सीरियस है, यानी नॉट सीरियस है, मतलब कोई व्यक्ति जो है, अगर एक आदमी जो है किसी मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है तो उसे किस विषय का अध्ययन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है गंभीर नहीं है या फिर कोई सीरियस नहीं है, वह व्यक्ति मतलब कि नॉट सीरियस, तो अगर कोई व्यक्ति गंभीर नहीं है या फिर सीरियस नहीं है, हिंदी में गंभीर कहते हैं सीरियस को, तो अगर कोई व्यक्ति गंभीर नहीं है तो उसे किस विषय का अध्ययन करना चाहिए, मतलब कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। तो अ मैन स्टडी, मतलब अ मैन शुड स्टडी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि एक प्रकार से जो है सीरियस नहीं है, ही इज़ नॉट सीरियस, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, स्टडी नेचुरल साइंसेस, मतलब प्राकृतिक विज्ञान का उसको अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति सीरियस नहीं है उस व्यक्ति को मतलब कि इफ़ ही इज़ नॉट सीरियस अ मैन शुड स्टडी नेचुरल साइंसेस, मतलब कि जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कि गंभीर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को नेचुरल साइंसेस पढ़ना चाहिए, मतलब कि प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, मतलब एक प्रकार नेचुरल बोल रहा हूँ, मतलब कि एक प्रकार से गंभीर हो जाएगा। जो व्यक्ति गंभीर नहीं रहता उसको प्राकृतिक जो है विज्ञानों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, तो ये थे 25 प्रश्न जो कि किससे संबंध रखते थे, जो कि फ्रांसिस बेकन से संबंध रखते थे। एक बार फिर से बता दूं, फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था, 22 जनवरी 1561 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1626 में हुई थी। संसद के सदस्य कब बनाए गए थे, 1584 में संसद के सदस्य बनाए गए थे। मृत्यु कैसे हुई थी, तो सर्दी खांसी जुकाम यानी निमोनिया से हुई थी इनकी मृत्यु, और ये 16वीं शताब्दी से संबंध रखते थे। आप व्यक्ति निबंधकार हैं, पुनर्जागरण काल से संबंध रखते थे, 16वीं शताब्दी के जो है या रहे हैं। ठीक, और इनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। हमने क्या बताया, ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ रिवेंस। ओके, 2 रचनाएं इनकी संकलित हैं। तो हमने बता दिया आपको विस्तार से हर एक मुद्दे के बारे में। तो अब और भी जैसे कि इनके और भी चीज़ें हैं जिससे प्रश्न पूछा आता है, उसको भी देखेंगे। हालांकि ऐसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो जितने भी, चाहे आपके फ्रांसिस बेकन हैं, चाहे रिचार्ड स्टील हैं, चाहे जोसेफ एडिसन हैं, चाहे चार्ल्स लैम्ब हैं, चाहे ओलिवर गोल्ड स्मिथ हो, चाहे RL स्टीवनसन हो, या फिर ये जो है स्टीफन लीकॉक हैं, या रॉबर्ट लैंड है, या फिर जेबी जो है एक प्रकार से प्रिस्टले हैं, तो इन सभी के बारे में आप कहें तो इसी प्रकार से जैसे हमने आज फ्रांसिस बेकन के बारे में आपको बताया है, इसी प्रकार से हम जो है 25 या फिर 30 इंपॉर्टेंट जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बता दूं ताकि आपको एक प्रकार थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए उनके बारे में। और उसके बाद में फिर मॉडल पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों को बताते हुए उनके जो है आंसर को भी देखने का प्रयास। तो ये आपको कैसा लगा, और इसके लिए मैं बता दूं आप जो है पुस्तक ले सकते हैं। कौन सी पुस्तक, तो एन जो है एक प्रकार से आर गेसी इंग्लिश प्रोज नाम की पुस्तक आती है, उसको आप ले लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक, तो डॉक्टर ओम शिव पांडे और डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित है एन आर्गोजी जो है आर्गोसी इंग्लिश प्रोज नाम की पुस्तक, तो आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक, तो जो कि प्रोज से संबंधित जो भी बातें हमने बताई ये सारे के सारे संकलित होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ,
और आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए इंग्लिश आपके सामने लाना पड़ा। तो ऐसे आप लोग सभी लोग साथ बनाए रखेंगे, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे और उसको भी आपके जो है प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको देने का प्रयास करेंगे। और इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैं उसको भी दे दूंगा आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप अपने हिसाब से उसको भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि इंग्लिश में मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पे जो है क्वेश्चन पेपर जो है उनको आपको दूंगा। तो इसके माध्यम से क्या होगा, आप अच्छे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं और जो है पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगा जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और कुछ जानकारी आपको इन सभी के बारे में आपको दे दूंगा, ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए इनके बारे में और आप उसको लिख सकें। ठीक, तो कुछ जानकारी तो मिली होगी, अगर कुछ भी जानकारी मिली है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके हमको बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक प्रकार से क्या क्या सुधारात्मक प्रयास इसमें करना चाहिए, उसको भी आप लोग सभी लोग बताएं। आप लोगों का ही सपोर्ट हमेशा रहता है, तो आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और दुखी हैं भाई, और सभी लोग इस समय, इंडिया तो दुखी होगी, लेकिन कोई नहीं। और भारत के लोगों ने अच्छा खेला। तो कल रात में मैच आप सभी लोगों ने देखा होगा क्या हुआ भाई। यह जो है पाकिस्तान के 2 बैटर केवल, मतलब 2 प्लेयर थे केवल, और दोनों मतलब वैसे तो बहुत सारे प्लेयर थे, 10 विकेट से मतलब हार गई इंडिया। ये तो एक प्रकार से बात की शर्मनाक हार है इंडिया की तरफ से। लेकिन फिर भी बात की जाए तो हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा किया, प्रदर्शन अच्छा किया। अब किस्मत नहीं साथ दी तो अलग की बातें हैं। रोहित शर्मा और भी तमाम, जैसे कि बात की जाए राहुल, रोहित शर्मा, ये सब कुछ रन ही नहीं बना पाए, तो कहीं ना कहीं पे उनका किस्मत नहीं सही थी। बट अगर ये शुरुआती दौर पे अच्छे खेले होते तो अच्छे रन मिलते और शायद भारत जीत गया होता। बट कोई बात नहीं, आप सभी लोग परेशान मत होए इसके लिए, अभी तो बहुत सारे जो है मैचेस बचे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ओके, धन्यवाद आप सभी का।